हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्शन ऑफ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट्स, कि अगर हमारे पास कोई इनफिनिट सीरीज है, अगर हम उसकी टर्म्स को अरेंज कर दें विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स, तो सीरीज के नेचर के ऊपर क्या चेंज आएगा, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। नाउ we know that the sum of finite number of terms remains same no matter how the terms of the sum are arranged, but this is not true in case of sum of infinite number of terms। हाँ जी, ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट टर्म्स हैं, जब हम उनको सम करते हैं तो आप टर्म्स को किसी को पहले लिखिए, किसी को लास्ट में लिखिए, यानी कि उनके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सम उसका सेम रहेगा। लेकिन अगर आपके पास टर्म्स इनफाइनाइट हैं तो इनफाइनाइट टर्म्स के अंदर ऐसा नहीं होगा, उसमें जो चेंजेस हैं सम के अंदर वो आ सकते हैं। नाउ दिस इज रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एन इन्फिनिट सीरीज मे नॉट ओनली चेंज द सम ऑफ द सीरीज बट मे आल्सो चेंज इट्स नेचर। नेचर मीन्स कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब कि सम भी चेंज हो सकता है, उसके साथ उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वो भी चेंज हो सकती है। यानी कि अगर हम टर्म्स को अरेंज करें इन्फिनिट सीरीज के अंदर, कि अगर मान लीजिए कोई टर्म पहले 50th प्लेस पे थी, उसको फर्स्ट पे ले आए, जो फर्स्ट पे थी उसको 100 पे भेज दें, इस तरह से टर्म्स को अरेंज करें तो उसका जो सम है इन्फिनिट सीरीज के अंदर वो चेंज हो सकता है। मे वर्ड आया है, हाँ, जरूरी नहीं होगा, मे नॉट। ये कैसे होगा, हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिस वन, कंसिडर द सीरीज, ये सीरीज -1 रेज टू द पावर n-1, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 1 - 1 1 - 1 एंड सो ऑन। हम सभी इसको अच्छे से जानते हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें कि हम इसके अंदर ब्रैकेट्स इंसर्ट करते हैं, पैरेंथेसिस इंसर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, वो हमारी मर्जी है। जो इसमें दिखाया गया, हम क्या करते हैं कि हमने पहली दो टर्म्स को एक ग्रुप बना दिया, ग्रुपिंग कर रहे हैं पैरेंथेसिस की, अगली दो टर्म्स का एक ग्रुप बना दिया, अगली दो टर्म्स का एक ग्रुप, इस तरह से। पहले जो इसका नेचर था, दिस इज एन ऑसिलेटिंग सीरीज, दिस वन, ये जो गिवन सीरीज थी ये कैसी है, ऑसिलेटिंग सीरीज, हम सभी जानते हैं। लेकिन जब हमने इसके अंदर पैरेंथेसिस यूज़ की, ब्रैकेट्स यूज़ की, तो जो ये सीरीज है हमारे पास, इसने एक नई सीरीज को जनरेट कर दिया। उस सीरीज को समझिए कैसे, उस नई सीरीज की पहली टर्म होगी जो पहली ब्रैकेट के अंदर टर्म है, दूसरी टर्म होगी नई सीरीज की जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर है सारा कुछ, वो तीसरी टर्म होगी जो तीसरी, एंड सिमिलरली एंड सो। तो अब पहली ब्रैकेट के अंदर क्या है, 0, दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी है 0, तीसरी के भी है, मतलब हमें एक सीरीज मिल गई जिसकी पहली टर्म भी 0 है, दूसरी भी 0 है, तीसरी भी, चौथी भी, एंड सो ऑल द टर्म्स आर 0। इसका मतलब दिस सीरीज, जो नई सीरीज आई है, इन दिस सीरीज ईच टर्म ऑफ द सीरीज इज 0 एंड हेंस द सीरीज कन्वर्जेस टू 0। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट्स ने कैसे इसका बिहेवियर चेंज किया। जो गिवन सीरीज थी ये वाली पहले, ये थी हमारी ऑसिलेटिंग सीरीज। जैसे ही हमने इसके अंदर ब्रैकेट्स इंसर्ट किए, ये सीरीज हमारी बन गई कन्वर्जेंट सीरीज, और ये कन्वर्ज कर गई 0 को। तो इस तरीके से जो ब्रैकेट्स हैं अगर हम डालते हैं इन्फिनिट सीरीज के अंदर, तो वो उसका जो बिहेवियर है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने इस जो सीरीज़ है इसको हमने इस तरह से ग्रुपिंग की होती, पहली टर्म को हम छोड़ देते, दूसरी और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते, दूसरी और तीसरी पे, थर्ड और फोर्थ पे, तो हम देखते हैं कि इसको तो छोड़ देंगे, ये हमारी नई सीरीज़ की पहली टर्म बन जाएगी, दूसरी टर्म बनेगी जो इस ब्रैकेट के अंदर है, तीसरी टर्म जो इस ब्रैकेट के अंदर है, ये जो टर्म है ये 0 बन जाएगी, अगली टर्म भी 0, इसका मतलब आगे सारे की सभी टर्म्स बन जाएंगी 0 और सिर्फ बचेगी पहली टर्म। तो ये जो सीरीज आएगी नई वाली, दिस न्यू सीरीज कन्वर्जेस टू 1। So hence we conclude that the insertion of parentheses can affect the behavior of the series। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है कि जिससे हम ब्रैकेट्स भी इंसर्ट कर दें सीरीज के अंदर लेकिन उसके बिहेवियर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, और इसका आंसर है यस। सम केसेस के अंदर, पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ऐसा किया जा सकता है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन इस थ्योरम के अंदर बताएंगे हम। द फॉलोइंग थ्योरम give us the condition under which the parentheses may be inserted in a series। So let us
try to understand the statement of this theorem. If a series is convergent and parentheses are inserted without changing the order of the terms, मतलब कि जो सीरीज थी वो कन्वर्जेंट है अगर दी गई है और उसमें हम ब्रैकेट्स को इंसर्ट कर रहे हैं बिना ऑर्डर को चेंज किए, टर्म्स को चेंज किए, तो जो सीरीज होंगी द सीरीज विल रिमेन कन्वर्जेंट टू द सेम वैल्यू वेदर द टर्म्स आर ऑल पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव। मतलब कि जो नई सीरीज आएगी वो आपकी जो पुरानी सीरीज है वहीं कन्वर्ज करेगी, यानी कि दोनों सीरीज सेम नंबर को कन्वर्ज करेंगी, चाहे आपकी गिवन सीरीज की सभी टर्म्स पॉजिटिव हो, चाहे हाफ पॉजिटिव हो, चाहे उनमें से कुछ नेगेटिव हो। एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं हम इसमें कैसे करेंगे कि इफ़ ए एन इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज एंड वी इंसर्ट ब्रैकेट्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स। जैसे मैंने क्या किया, A1 + A2 इसके अंदर ब्रैकेट्स डाल दी, A3 + A4 इसके अंदर ब्रैकेट डाल दी, A4 5 + A6। तो मैंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी, और इससे जो ये पहला ब्रैकेट है ये एक नई टर्म को जनरेट कर रहा है जिसको हम B1 कह रहे हैं, और इसको हम कह रहे हैं B2, इसको हम कह रहे हैं B3। तो इसका मतलब देन द सीरीज Bn, ये हमें एक नई सीरीज मिल गई Bn, एंड दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और ये जो दोनों सीरीज हैं An एंड Bn, these two series will converge to same number. Now let us start the proof. As we are given A and B a convergent series, if the given series is a series of positive terms then the result is obviously true. सिंपल है बिल्कुल ही कि अगर सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं फिर तो आप कहीं भी ब्रैकेट्स को डाल दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कुछ टर्म पॉजिटिव है और कुछ टर्म नेगेटिव है, तो इसलिए मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट द सीरीज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। डिनोट द न्यू सीरीज, हम जो नई सीरीज जो है उसको Bn से डिनोट करेंगे आफ्टर ग्रुपिंग, जहाँ Bn क्या डिनोट करेगा, सम ऑफ द टर्म्स, यानी कि इसकी टर्म्स का सम वो Bn डिनोट करेगा इन दी nth ग्रुप। कैसे फॉर्म करेंगे हम इसको, इसमें एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये है An गिवन सीरीज है, इसमें से हम पहली 3 का एक ग्रुप बना लेते हैं, ये हमारी B1 होगी, अगली 3 का एक ग्रुप बना लेंगे, ये B2 होगी, ऐसे ही A7 A+A8 + A9 ये हमारी B3। तो इस तरह से हमें एक नई सीरीज जो है वो मिल जाएगी। अब हमारे पास 2 सीरीज आ गई हैं, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों सीरीज के पार्शियल सम कंसीडर करते हैं। Sn हम कंसीडर कर रहे हैं जो गिवन सीरीज है उसका पार्शियल सम, और Sm' हम कंसीडर कर रहे हैं जो हमने अभी सीरीज बनाई है उसका पार्शियल सम, मतलब B1 जो Bn वाली सीरीज है उसका पार्शियल सम। नाउ वी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट nth टर्म ऑफ series An may either fall exactly in M groups which are formed by inserting brackets or groups is such that, यानी कि पहले तो इसको यहाँ तक समझते हैं हम कि ऐसा हो सकता है कि जो पहली n टर्म्स हैं An की वो आपकी एग्जैक्टली M ग्रुप्स के अंदर आ जाए। जो ग्रुप्स कौन से, जो हमने ब्रैकेट इंसर्ट करके बनाए हैं, या ग्रुपिंग इस तरह से हो, ग्रुपिंग इज सच दैट द सम टर्म्स ऑफ आर इंक्लूडेड इन M+1th टर्म्स and M+1th group as nth terms of An cannot fill exactly the M groups। यानी कि कुछ टर्म्स तो M ग्रुप्स के अंदर आ गई लेकिन कुछ टर्म्स बच गई जो अगले ग्रुप में चली जाएंगी, क्योंकि वो M जो ग्रुप है उनको पूरा नहीं कर रही। इसको देखिए, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द सीरीज An, अभी जो हमने ग्रुपिंग की थी ये वाली ग्रुपिंग, इसके कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ मैं, दिस वन, हमने 3 की ग्रुपिंग की थी, कि अगर हम पहली 6 टर्म्स ले लेते हैं An की, यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6, तो ये जो टर्म्स हैं सारी ये हमारी एग्जैक्टली 2 ग्रुप्स के अंदर, एग्जैक्टली का मतलब जो लास्ट टर्म होगी वो A6 होगी। देन ऑल द टर्म्स फॉल एग्जैक्टली इन 2 ग्रुप्स हेयर, तो M की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, मतलब जो ग्रुप्स हैं, और N की वैल्यू होगी 6।
लेकिन अगर हम यहाँ फर्स्ट 7 टर्म्स कंसीडर करते ए एन की, तो उसमें क्या होता, पहली 3 टर्म आ जाती पहले ग्रुप में यानी कि A1 A2 A3 में, अगली 3 टर्म आ जाती दूसरे ग्रुप में A4 A5 A6 में, लेकिन हमारी यह जो A7 टर्म है, क्योंकि हमने 7 टर्म ली है, ये आपकी फिर थर्ड ग्रुप में चली जाती, थर्ड ग्रुप के अंदर फॉल करती है A7 प्लस A8 प्लस A9 यानी कि जिसको हम B3 कह रहे हैं। लेकिन ये इसको कंप्लीट नहीं करेगी, इसके अंदर इसके अलावा भी कुछ टर्म्स बचेंगी, क्योंकि अगर ये इसको एग्जैक्टली कंप्लीट करेगी यानी कि फॉल एग्जैक्टली फॉल होगी इसके अंदर ये, फिर तो ये ऊपर वाला केस बन जाएगा एग्जैक्टली फॉल होगा। यानी कि दो ही चीज़ें हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो टर्म्स हैं ए एन की, या तो वो एग्जैक्टली ग्रुप को कंप्लीट करेंगी या फिर उनमें कुछ टर्म्स जो हैं एग्जैक्टली करेंगे और उसके बाद जो एक या दो टर्म्स बचेंगी वो अगले ग्रुप में चली जाएंगी, जिसको हम अगले ग्रुप का मतलब m+1th ग्रुप कह रहे हैं। नाउ so thus we see that the corresponding to any value of n we can find m such that, मतलब हम कोई भी n की वैल्यू ले उसके लिए हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू Sm प्राइम। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी सभी टर्म्स एग्जैक्टली फॉल करती हैं m ग्रुप्स के अंदर, तो Sn क्या था A1 प्लस A2 प्लस An, और Sm प्राइम क्या था B1 प्लस B2 अप टू Bm। तो क्योंकि वो एग्जैक्टली फॉल करती हैं तो B1 से लेकर Bm तक का सम एग्जैक्टली वही बनेगा A1 से लेकर An तक का सम। और दूसरा केस, अगर एग्जैक्टली फॉल नहीं करती, कुछ टर्म्स बच जाती हैं, तो m तक तो सभी आ जाएंगे टर्म्स, प्लस जो बचेंगी वो क्या होंगी AR मतलब +1 से लेकर AR प्लस L तक, R प्लस L का मतलब है n तक। यानी कि जो टर्म्स हैं आपकी AR+1 AR+2 AR+L आर इंक्लूडेड इन दी m+1th ग्रुप एंड फर्स्ट m ग्रुप्स कंटेन दी R टर्म्स, यानी कि जो Sm प्राइम है इसके अंदर आ जाएंगी A1 से लेकर AR तक टर्म्स। Now we are given that this series an is convergent, so then by using the criteria of convergence, आप कोई भी एप्सिलॉन लीजिए ग्रेटर देन 0, इसके लिए हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n नोट मिलेगा सच दैट कि आप फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नोट एंड p इज ग्रेटर देन 0, दिस सम in fact this modulus of sum will be less than एप्सिलॉन। एंड इसका मतलब समझिए क्या है कि ये होल्ड करता है सभी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नोट के लिए, मतलब n चाहे कितना ही बड़ा हो n नोट से, यानी कि n अप्रोच कर सकता है इनफाइनाइट को। इसका मतलब ये कहना चाहता है बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इसको हम अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट an+1 प्लस an+2 अप टू an+p तक ये आ जाएगा 0। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से देखिए क्या आएगा। पहले एक बार हम 1 की तरफ चलते हैं। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो अभी हमने देखी थी, दिस वन, ये है इक्वेशन नंबर 1। Sn इज इक्वल टू Sm प्राइम प्लस AR+1 प्लस AR+2 अप टू AR+L तक। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करें, n को इन्फिनिट से अप्रोच करवा दें, तो इधर तो बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट Sn, इधर बन जाएगा लिमिट Sm प्राइम n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, और एक ये बनेगा, ये जो बच गई थी ना टर्म्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, और ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा, और ये बन गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट Sm प्राइम। अब समझिए क्या हुआ, Sn इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज An। Sm प्राइम इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सीरीज, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज, नॉट गिवन सीरीज, ऑफ द सीरीज Bn, और इन दोनों की जो लिमिट है पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की, दोनों सेम आ रही है, ये दोनों सेम आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो Bn है वो कन्वर्ज करती है टू द सेम वैल्यू टू विच An कन्वर्जेस। तो इस तरह से हमने देखा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है, और वो उस कंडीशन के ध्यान में रखते हुए अगर हम टर्म्स को
अरेंज करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर बिना उनका ऑर्डर चेंज किए, तो जो सीरीज है, नई सीरीज जो है वो भी कन्वर्जेंट ही रहेगी। यहाँ नोट करने का पॉइंट जो है, ये थ्योरम है सिर्फ कन्वर्जेंट के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में इस थ्योरम से हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।